2024 के लोकसभा चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और जैसा कि अनुमान था, बीजेपी लगातार तीसरी बार अपनी एनडीए कोalition की सरकार बनाने में सक्षम हुई। एक और जहां बीते कुछ वर्षों में भारतीय लोकतंत्र के डगमगाती हुई सरहदों को एक स्टेबिलिटी मिला, तो वहीं दूसरी ओर 90s के दशक वाली जातिवादी राजनीतियों ने फिर एक बार भारतीय लोकतंत्र पे अपनी जगह दिखाई। आखिर क्या था इसके पीछे का प्राइम फैक्टर और कैसे 90s के दशक वाली राजनीतियों ने फिर से भारतीय लोकतंत्र पे अपनी जगह दिखाई, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपको क्या लगता है एक देश को इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए एक नेशनलिस्टिक राजनीतिक विचारधारा ज़्यादा कारगर साबित होगी या फिर एक रीजनलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा कारगर साबित होगी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। बीजेपी slipped up. They won just 33 seats. देश का एक्सरे है कास्ट, उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आजादी के बाद से जाति न रोकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ बिस्वास और स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। बात है 90s के चुनावी दशकों की, जहां एक तरफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के चलते आज़ाद भारत फिर से एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण विभिन्न रीजनल पार्टीज जो कि समाज में दलित एवं पिछड़े वर्गों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए भारतीय लोकतंत्र पे अपनी जगह बनाती हुई दिखाई पड़ती है। जी हाँ, और ऐसे ही शुरुआत होती है आज़ाद भारत के इतिहास में जातिवादी पॉलिटिकल विचारधाराओं की, जिनमें से बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी कुछ अहम किरदार है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का भी गठन 1980s में समाज में पिछड़े एवं दलित वर्गों को स्थान देने से हुआ था, जो कि इनडायरेक्टली आज उनके मिनिस्टरियल पोर्टफोलियो में साफ दिखाई पड़ती है। दोस्तों, ये तो बात हो गई जातिवादी पॉलिटिकल विचारधाराओं के इतिहास की। बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। एक और जैसा अनुमान था, बीजेपी इस साल फिर से तीसरी बार अपनी कोalition की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बनाएगी, मगर इसके विपरीत देखा गया कि सरकार तो बनी मगर बिना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पार्टी का गढ़ माने जाने वाले स्टेट उत्तर प्रदेश, जहां पार्टी ने 72 लोकसभा सीट में कॉन्टेस्ट किया, मगर 2019 के चुनाव के विपरीत उन्हें इस साल केवल 33 सीट्स में ही जीत मिली और सरप्राइजिंगली 37 सीट्स में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, जिन्हें 2019 के चुनाव में केवल 5 सीटें ही मिली थी। अन्य पार्टीज एवं उनके द्वारा जीते गए कॉन्स्टिट्यूएंसीज एवं सीटों को आप डेटा से देख सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल की माने तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर 2019 के मुताबिक 2024 में कुछ खास गिरा नहीं, मगर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो ऐसी भी थी जहां उनके वोट शेयर केवल कुछ हजारों और कुछ लाखों से गिरी। मगर पार्टी को सबसे बड़ा लॉस मथुरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर सीकरी और गोरखपुर से हुआ, जहां पार्टी के वोटों में लाखों के मात्राओं से गिरावट हुई। पार्टी को सबसे बड़ा चुनावी झटका फैजाबाद के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हुआ, जहां राम मंदिर के परिस्थितियों के विपरीत पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या का चुनावी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कई दशकों पुराना, जहां 2019 में सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के वर्डिक्ट और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार की गारंटी के बावजूद 2022 में बीजेपी को मिल्कपुर सीट, जो कि एक एससी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनमें हार का सामना करना पड़ा समाजवादी पार्टी से। अयोध्या यानी फैजाबाद का कॉन्स्टिट्यूएंसी तो एकमात्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2019 के विपरीत 29 सीटों में हार का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें 2019 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीत दर्ज की थी। यूपी को अगर देखा जाए तो उन्हें 5 डिविजन्स में देखा जा सकता है, जिनमें व्रज, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और भागेलखंड कुछ अहम रीजन्स। दिखाए गए तस्वीर 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों की है दोस्तों, जिनमें साफ दिखाई पड़ता है कि जातिवादी फैक्टर यानी कास्ट फैक्टर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में एक खास रोल अदा करता है। जहां समाजवादी पार्टी का डोमिनेशन एससी रिजर्व सीट्स में ज़्यादा देखा गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वहीं बीजेपी का डोमिनेशन उन्हीं सीटों में भारी मात्रा में गिरी।
दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और किन्हीं अन्य जर्नल्स की माने तो इस साल बीजेपी के कुछ अहम गलतियों को हम दर्शा सकते हैं जिनके कारण उन्हें समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों में भारी मात्रा में हार का सामना करना पड़ा। इनमें से हम कुछ 5 या 6 अहम फैक्टर्स देखें। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में एक उभरते हुए चेहरे हैं और जिन्हें उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत मालूम है, उनके द्वारा सजेस्ट किए गए 35 कैंडिडेट्स को बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा मानना है कुछ लोकल पॉलिटिशियंस का। इनके अलावा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के अनिश्चित सीएम फेसेस ने गंभीरता को और भी बढ़ाई, जिनके चलते भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में एक करारा हार का सामना करना। बीते चुनावों में देखा गया कि भाजपा ने अपना चुनावी फोकस उत्तर प्रदेश जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स में अच्छे से दिया था, जिनका रिजल्ट उन्हें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था, क्योंकि उस दौर में बहुजन समाज पार्टी एक इंपॉर्टेंट पार्टी का किरदार अदा कर रही। मगर इस साल भाजपा की नीतियां बीएसपी के डाउनफॉल के चलते कुछ खास इफेक्टिव साबित नहीं हुई और सर्वाधिक सीट्स में बीजेपी को मोदी की गारंटी और राम मंदिर जैसे चुनाव वादों के चलते भी कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस से एक हार का सामना करना पड़ा, जो कि एक मेजर फैक्टर है समाजवादी पार्टी के डोमिनेंस के पीछे इस लोकसभा चुनाव में। जहां एक और ठाकुर और ब्राह्मण्स एक प्रिविलेज सेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट में, मगर ठाकुर पार्टी के लिए वोट नहीं करते, ऐसा मानना है बीजेपी के एक ओबीसी लीडर का, अगर हम आर्टिकल्स की माने। इन जातिवादी फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा है यूपी के चुनावों में, ये हम देख सकते हैं कि जहां एक और बीजेपी के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह, जो कि एक जाट नेता है मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि बीजेपी और आरएलडी के अलायंस को एक जोड़ देता है बागपत और बिजनौर इलाके में, वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह खुद ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के अगेंस्ट जूझ रहे थे जीत दर्ज करने में, और आखिरकार उन्हें करारा हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का ऑपोजिशन खुद आरएसएस एवं लोकल लीडर्स ने किया था, मगर बीजेपी के टॉप लीडरशिप, जो कि पिछले कर्नाटका इलेक्शन से सेटबैक का अनुभव कर चुके थे, इन साल उन्होंने लोकल की ना सुनकर बड़ी गलती की, जिनका मुआवजा उन्हें 10 से 15 सीटों में हार का सामना करके भुगतना पड़ा। एक और जहां राजपूत कम्युनिटी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ती है, तो वही नॉन यादव ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टिकट देना भाजपा को भारी पड़ा। एक तरफ जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनावी रैलियों पे रैलियां की जा रही थी और कांग्रेस जैसी पार्टी चुनावी नुक्कड़ बैठाए जा रहे, तो वहीं भाजपा का चुनावी सफर कुछ खास नहीं रहा इस 2024 के लोकसभा चुनाव। भाजपा ने दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल पे पूरा भार सौंप दिया था, जो कि उन्हें चुनावी गलतियों में एक अहम रोल था। दूसरे अनुमानों के मुताबिक अग्निवीर स्कीम, जो कि युवाओं को एक फिक्स टर्म के लिए डिफेंस में अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, वहीं इस चुनाव में युवाओं का आक्रोश कारण बना और बीजेपी के अगेंस्ट में इस चुनाव में असर किया। अन्य चीजें जैसे पेपर लीक, जो कि एक मेजर फैक्टर था यूपी के युवाओं के आक्रोश के पीछे, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे इंपॉर्टेंट राज्य में बीजेपी के हार के पीछे का मेजर रीजन बना। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ बीजेपी के गलतियों को हाईलाइट किया, मगर अभी हम लोग देखते हैं कि ओपोजिशंस की किन्हीं नीतियों ने उन्हें यूपी जैसे एक मुख्य राज्य में एक हेड स्टार्ट देने का काम किया। दोस्तों, जहां एक और बीजेपी ने डेवलपमेंट और राम मंदिर जैसे चुनावी नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश में एक पोटेंशियल हेड स्टार्ट देने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने अपने वोट बैंक मुस्लिम्स, एससीज, एसटीज, ओबीसी, यादव्स और दलित और अपर कास्ट में बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई। जहां एक और बीजेपी बस डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की गारंटी की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर ऑपोजिशन के चुनावी मुद्दे जैसे कि 10 केजी के फ्री राशन, अग्निवीर स्कीम का हटाव, महिलाओं को 1 लाख रुपए तक सालाना और बाकी अन्य मुफ्ती के वादों ने बीजेपी के वोट बैंक को 5 से 6% तक काटा इस चुनावी माहौल में। अंततः बस इतना ही बताना चाहता हूं दोस्तों कि जहां एक तरफ बीजेपी के चुनावी नीतियां इस लोकसभा चुनाव में ऑपोजिशंस के चुनावी नीतियों पे भारी ना पड़ सकी, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस को उन मुफ्ती के वादों ने एक हेड स्टार्ट तो दिया और सीटें भी दिलाई, मगर उन वोटर्स का क्या जो ये मुफ्ती के वादों पे लुभावित होकर अपने वोट को
डेवलपमेंट से ज्यादा फ्रीबीज की ओर आकर्षित करने में सक्षम हुए थे। अब आगे यही देखना इंपॉर्टेंट होगा कि यूपी के विधानसभा चुनाव में क्या फिर से ये जातिवादी फैक्टर्स एक अहम रोल प्ले करते हैं या फिर बीजेपी अपने डेवलपमेंट के माध्यम से यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत बरकरार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि और क्या रीजंस थे जो कि यूपी में भाजपा के लॉस के पीछे का मेजर कारण बने? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दे। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।